नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम सीधे हेडिंग पे चलते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव। तो इसकी अभी जो है यह प्रस्तावना दिया गया है, यानी कि लोकसभा में यह बिल लाया गया है। अब इस पर चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पर इस बात को समझिए, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को सरकार मानती है कि यह अंग्रेजों के जमाने का प्रावधान है, इसीलिए इसका भारतीयकरण करना आवश्यक है। तो इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव दिया गया है। अब यदि इसमें बदलाव होता है तो आप यूं समझिए कि पूरी भारत के कानूनी प्रक्रिया जो है इसमें आमूल चूल बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि मैं अगर आपको आम बोलचाल की भाषा में यह कहूं कि अभी तक जितने भी वकील, जितने भी कामकाज कर रहे थे इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, वह सब बेकार चला जाएगा। जो भी सीआरपीसी का था वह भी बेकार जाने वाला है और एविडेंस एक्ट में भी भारी बदलाव की प्रस्ताव कर दिया गया है। तो इसमें जो है न्यायपालिका में भी काफी बदलाव देखने को मिल जाएगा, कामकाज के लिहाज से कहूं तो मैं, और कार्यपालिका के कामकाज में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। मैं एक व्यवहारिक बात से अगर आपको कहता हूं, आप किसी थाने पे जाइए और एसआई को कहिए एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो वो क्या करेगा? जो आईपीसी के तहत वो एफआईआर आपका दर्ज करेगा। अभी भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे एसआई को या वहां और जो पुलिस अधिकारी होते हैं उन्हें आईपीसी की, यानी कि कानून की जो धाराएं होती है उसको बहुत पुख्ता जानकारी नहीं होता है। लेकिन यदि नए कानून को ही पूरी तरह से लाया जाएगा, नई व्यवस्था, नई संहिता को लाया जाएगा, तब कामकाज कर पाना कितना बेहतर हो पाएगा यह समय ही बताएगा। साथ ही एविडेंस एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा, तो पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था बदलेगी। और एविडेंस एक्ट में बदलाव की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में हैं और अब तो एआई टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब चैट जीपीटी के जमाने में आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि निश्चित तौर पर जो तकनीक का इस्तेमाल एविडेंस में जो हो सकता है उसके जरूरी प्रावधानों को भी शामिल किया जाए। आप यह भी कह सकते हैं कि तो थोड़ा बहुत संशोधन कर लिया जाता, इसे ही रख लिया जाता। लेकिन जो बात मैंने कहा कि यह जो सरकार मान रही है या हम सभी समझते हैं कि ये तीनों चीजें जो है वह कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल का है। तो यह सोच में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है उन चीजों को, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश जमाना था, वहां से इसे बदलना है और इस कानून का, इस संहिता का भारतीयकरण किया जाना है। तो यह तो हो गया पूरा मुद्दा। तो बहुत ध्यान से आपको इस लेक्चर को देखना है, क्योंकि यह लेक्चर जो है ऐसा मैं कहूं कि यूपीएससी यहां से प्रश्न ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप मान के चलिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि देखिए अभी मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र जब खत्म हो जाए ना, तो मैं वैसे भी आपको सजेशन करूंगा इस सत्र में जितने भी कामकाज हुए हैं, हालांकि शुरुआती अब 10 दिन देखेंगे इस सत्र का, तो बहुत अच्छा कामकाज नहीं चला था, क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर के कामकाज सही से चल ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद जब कामकाज चलना शुरू हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में भी, तो सरकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिल लेकर के आई है, कई महत्वपूर्ण बिल करके आई है। तो आपको यह देखना पड़ेगा। उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का कई डिसीजन आया है। तो पूरे मानसून सत्र में जितने भी कामकाज हुए हैं सभी को ध्यान से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटी में आगे आने वाले समय में यूपीएससी की नजर इन्हीं पर रहने वाली है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण घटना को छेड़ा गया है कहीं न कहीं। चलिए, तो इन सब चीजों पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। नोट्स लेकर के और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज आपको लिखना पड़ेगा। आज आपको सिर्फ सुनना नहीं है, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। आज का प्रश्न भी हमने, जैसा कि आप लोगों ने ही कहा था कि सर प्रश्न जो है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कीजिए, तो प्रीलिम्स के स्तर का प्रश्न हो सके, हमने वैसा ही प्रश्न लाया है। तो आज आपको प्रश्न भी सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं कई लोगों का देख रहा था कि वो लोग यह भी लिख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कि यह प्रश्न का जवाब यह है, तो यह जवाब क्यों है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने जो ये शुरू कर दिया है परिपाटी, तो हमें भी समझ में आ रहा है कि आप लेक्चर को कितना समझ रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं। आप अगर कुछ गलत कमेंट भी करते हैं, पूरा लिखते हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि अच्छा यहाँ कॉन्सेप्ट समझने में इनको दिक्कत हुई थी, तो मैं अगले लेक्चर में उसे और भी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये सारा मसला है, तो बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक जो है आपके लिए नोटिस है, तो उसे समझ लीजिए। वे सभी लोग जो बहुत दिनों से इंतजार करते होते हैं कि संस्कृति आईएएस कोई ऑफर लेके आए ताकि उनका जो शुल्क है उसमें कुछ कमी हो सके, तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उसके उपलक्ष्य में संस्कृति आईएएस बहुत बड़ी ऑफर लेकर के आप लोगों के लिए आई है। और वह क्या है कि जितने भी कोर्स है उसमें 50% तक का ऑफर दिया गया है। वह कोर्स कौन कौन सा है? देखिए, लाइव कोर्सेज
ऑनलाइन कोर्स है, पेन ड्राइव कोर्स और डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के कोर्सेज में आपको 50% तक का छूट दिया जाएगा। क्या क्या है? यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है, यूपी पीसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है, बीपीएससी भी अब फाउंडेशन कोर्स संस्कृति आईएएस शुरुआत कर चुकी है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और जो यहाँ पर मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी में प्रीलिम्स का जो स्टेज है वह रिजेक्शन का स्टेज है, सिलेक्शन का नहीं है, इसलिए प्रीलिम्स आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। तो संस्कृति आईएएस में बहुत मांग स्टूडेंट का हो रहा था आप लोगों के द्वारा ही, इसीलिए यह जो है कोर्स स्टार्ट किया गया है यूपीएससी का। यह प्रीलिम्स पे फोकस किया जाएगा ताकि किसी भी वजह से आप मैदान में उतर सके, प्रीलिम्स ही ना रुक जाए, इसकी व्यवस्था यहां की गई है। और आधार को मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी जो है फिर से एनसीईआरटी के जमाने में लौट रही है, तो एनसीईआरटी के लिए भी कोर्स स्टार्ट की है संस्कृति आईएएस। साथ ही वैकल्पिक विषय का कितना अहम रोल होता है सिलेक्शन में और रैंक इंप्रूव करने में, आप जानते ही हैं। तो उसके लिए इतिहास और भूगोल खंड है, 2 विषय इसमें दिया गया है। इन सभी का यह जो मोड है, लाइव, ऑनलाइन, पेन ड्राइव और डीएलपी, इन सभी पर 50% तक की छूट दी गई है। साथ ही ये कब तक वैलिड है? तो 13 से 18 अगस्त तक वैलिड है। इस दरमियान आप इस कोर्स का ये जो पूरा ऑफर है इसका फायदा ले सकते हैं। अब इस विषय में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और उन्हें जानकारी दीजिए। जो भी कोर्स लेना है आप ले सकते हैं। यदि आपको फिर भी भुगतान करने में समस्या आ रही है तो एक मकसद है कि अधिक से अधिक छात्रों तक यह उपयोगी जो जानकारी है वह पहुंच सके, इसके लिए संस्कृति आईएएस ने ईएमआई की भी सुविधा उपलब्ध करा दी है। यानी कि आपका जो भी फी होने वाला है 50% डिस्काउंट होने के बाद वह भी आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो चलिए इसका आप ध्यान रखिए, यदि आपको यह सुविधा लेना है तो देर नहीं कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा मैंने कहा कि यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं यदि कहूं कि अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर लिए हैं, ठीक है, इस चैनल पे, संस्कृति आईएएस के चैनल पे, उन सबों में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक यह है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप बिना इफ एंड बट के इस चीज को मान लीजिए और नोट्स लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत रिसर्च करके हमने आपके लिए डेटा और आंकड़ा लेकर के आया है, तो इसे यूं ही वेस्ट नहीं जाने देना है, आपको अपने नोट्स को अपडेट करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बीबीसी ने कवर किया है और अच्छे से कवर किया है इसको। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में होंगे बदलाव। साथ ही राजद्रोह का जो मामला होता है, राजद्रोह का अपराध, अब ये नहीं रहेगा और क्या बदल सकता है। ठीक है, विधि आयोग राजद्रोह के संबंध में क्या लंबे समय से कहते आ रही है, इसकी रिपोर्ट क्या कह रही है, उसकी भी हम थोड़े से चर्चा कर लेंगे। हालांकि इस पर मैंने एक डिटेल से लेक्चर लिया था, लेकिन अब यहां पर सरकार कह रही है कि देखिए, आप जो कह रहे हैं कि लंबे समय से मांग की जा रही थी, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था और मांग किया जा रहा था कि राजद्रोह जो है, भले ही इसको आपको खत्म नहीं कीजिए इस कानून को, लेकिन इसमें जो सजा का प्रावधान है उसको बहुत कठोर मत कीजिए। ठीक है, तो इसको लेकर के भी सरकार जो है बात कर रही है, तो इस बिल में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख बिंदु सबसे पहले समझ लीजिए और यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिए। आज मैं आपसे यह नहीं कहने वाला हूं कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ठीक है, क्योंकि कई बार हम स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर वो मोबाइल में पड़ा रह जाता है, हम उसको कभी पलट के देखते भी नहीं है। तो ये नोट्स में अपडेट करना है, फ्रेश टॉपिक है, रिवीजन करना है। जितने भी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में जितने अधिक से अधिक आर्टिकल इस विषय पर आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, कम हो जाएगा, लेकिन यह मुद्दा नहीं खत्म होने वाला है और अगले 2-3 महीने तक जितने भी आर्टिकल इस टॉपिक पे आपको मिले, पढ़िए, क्योंकि इस पर समझ बेहतर कीजिए। आप कहेंगे जी हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिया, हमारी समझ बेहतर हो जाएगी, तो जनाब हम आपको बता दें कि यहां पर जितने भी विधि विशेषज्ञ हैं पूरे देश भर के, सुप्रीम कोर्ट तक के चीफ जस्टिस हैं, सबके लिए सिरदर्द बनने वाला है। सभी को वापस से अध्ययन अध्यापन इन सब चीजों का डिटेल से करना पड़ेगा, तभी जाकर के मामला कहीं सुलभ हो पाएगा। चलिए, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी इसको कहते हैं, इंडियन पीनल कोड, और यहां पर दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि आप जानते हैं पॉपुलर वे में हम लोग सीआरपीसी कहते हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे एविडेंस एक्ट कहा जाता है, इसमें संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयक लाई है सरकार इस मानसून सत्र में, और 3 विधेयक लाया गया है। तो यहां पर आपके लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि ये 3 विधेयक का नाम क्या है। बिल्कुल नाम नोट करिए और सही से याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी अब ये सब प्रश्न फैक्चुअल पूछने लग गई है, तो कहीं से भी चूकना नहीं है। अब जैसे भारतीय दंड संहिता पहले था आईपीसी, इसके लिए सरकार ला रही है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, उसके पास
दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और यहां पर जैसा कि मैंने कहा था कि एविडेंस एक्ट था, तो एविडेंस एक्ट के जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेकर के लाया गया है सरकार के द्वारा। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को सही से नोट कीजिए और इसके थ्रू क्या क्या बदलाव हो सकता है, अभी ये है तो क्या समस्या हो रहा है, हम उन चीजों पर भी डिटेल से अभी चर्चा कर लेंगे। देखिए अब हो क्या गया है, सरकार इसको लेकर के इसको लोकसभा में लाई है। अब ये यहां पर संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। संसदीय समिति मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया था, आज उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा। संसदीय समिति इसको परखेगी, जांचेगी, उसके बाद क्या करेगी, इस बिल को लॉ कमीशन के पास भेज देगी। कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि संसदीय समिति सीधा पार्लियामेंट में भेजने वाली है, लॉ कमीशन को भेजेगी और लॉ कमीशन फिर इसको देखेगी। उसके बाद यह संसद में दोबारा लाया जाएगा, इस पर चर्चा होगा बहुत विस्तार से और फिर उसके बाद इसे पारित कराया जाएगा लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और फिर यह कानून का रूप ले लेगा। तो यह पूरा मसला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। ठीक है, तीनों को बारी बारी से समझते हैं और इसमें क्या बदलाव होने जाने वाला है उसे भी देखते हैं। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की बात करें तो यह 1 जनवरी 1860 को लागू हुआ था। ध्यान रखना है 1860 की बात मैं कह रहा हूं, 1960 नहीं, 1860। अब जरा सोच लीजिए कितनी पुरानी चीजें बदलने वाली है। तो पूरी तरह से भारतीय कानून प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में। मसौदा इसका किसने दिया था, ये जो आईपीसी का था, आप नाम सुनते होंगे बराबर, मैकाले का, थॉमस बबिंगटन मैकाले, ये इसके अध्यक्ष थे और प्रथम विधि आयोग द्वारा ये किया गया था। इसके तहत क्या बातें तय की गई थी, आईपीसी के तहत क्या बातें होती है, आईपीसी के तहत बातें होती है कि कौन सा कृत्य अपराध है या नहीं है, इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये सब जो है आईपीसी के तहत तय किया जाता है। आईपीसी का सेक्शन होता है ना, सेक्शन इतना, सेक्शन इतना, इसके तहत ये सजा, इसके तहत ये सजा, लगातार आप पढ़ते रहते होंगे आर्टिकल वगैरह में, तो ये चीजें आईपीसी तय करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं कि पहले सीआरपीसी क्या होता है। देखिए सीआरपीसी कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, नाम पर ध्यान देना है, दंड प्रक्रिया, प्रोसेस की बात की जा रही है। अच्छा ये संहिता क्या है, कोड का क्या मतलब होता है, कोड यहां भी लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहां पर भी कोड लगा हुआ है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, यहां पर एक्ट नहीं है, ध्यान से देखना है, भारतीय दंड एक्ट यहां लिखा गया है क्या, इंडियन पिनल एक्ट नहीं लिखा गया है, भारतीय दंड अधिनियम नहीं है, क्या है, संहिता, कोड। कोड जहां भी होगा ना, इसका मतलब है कई सारा कानून यहां पर आकर के इसमें जुड़ता गया है। ठीक है, बहुत सारे कानूनों का एक लिस्ट तैयार करके एक संहिता बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है, ताकि भैया कामकाज करने में सुविधा हो, इसके तहत प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, इसके लिए यह काम किया जाता है। तो यहां पर भी संहिता यह दिया गया है। यह कब हुआ था, तो 1973 में पारित हुआ था, 1 अप्रैल 1974 से यह लागू हो गया था। इसके तहत क्या कामकाज होता है, इसके तहत होगा कि गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि तय की जाती है। ध्यान देना है, आईपीसी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक प्रक्रिया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, तो उसके क्राइम को जैसे एफआईआर हुआ, प्रथम दृष्टया अपराध, तो एफआईआर अगर दर्ज होगा तो उसमें देखेगा कि कृत्य क्या है, इसने जो काम किया वो अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, अपराध है भी तो कितना जघन्य अपराध है, कौन सा आईपीसी का सेक्शन लगाना है, यह सब तय होगा, सजा क्या होनी चाहिए, ये सब उसके तहत तय हो जाएगा। अब यहां पर जब आएगा तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। अब उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी ना, अगला प्रोसेस पुलिस यही करेगी। तो गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, जांच होगा, सबूत जुटाएगी पुलिस, फिर क्या होगा, कोर्ट जाएगा मामला, फिर क्या होगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो देखिए कितने कैसे प्रोसेस में हमारा कानून तैयार हुआ है। तो सीआरपीसी के तहत ये सब होगा। और उसके बाद क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट के नाम से हम इसे पॉपुलर वे में जानते हैं। तो इसके तहत मूल रूप से 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित किया गया था। ठीक है, और केस के तथ्यों को, जैसा कि मैंने कहा कि उसमें सजा है नहीं है ये देखा जाएगा, फिर इसमें गिरफ्तारी वाला, अन्वेषण वाला मामला, और इसके तहत केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किन पर होगी, ये सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य सबूत बात ही किया गया है। ठीक है, तो ये सब बातें इसके तहत किया जाता है। तो तीनों जो है एक प्रोसेस में है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट,
इस तीनों को जब भी पढ़ना है एक साथ पढ़ना है। मैंने पहले भी एक आपको सिनॉप्सिस बनाना सिखाया है, तो सिनॉप्सिस बनाइएगा। यहां पर आईपीसी, सीआरपीसी और यहां पर एविडेंस एक्ट वाला आपको देखना है। तो इस तरह से आपको ये चीजें लेकर के चलनी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ये सब जो बदलाव किया जा रहा है, तो मुख्य मुद्दा हमें यह समझना है कि बदलाव क्यों किया जा रहा है। प्रश्न तो यहां उठेगा, आपके मन में सबसे पहले प्रश्न किया जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी भी आपसे सीधा सीधा ऐसा प्रश्न कर सकती है कि अभी तक काम चल रहा था, सैकड़ों वर्ष हो गए ये काम चल रहा था इसी के अनुसार, फिर अभी बदलाव की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, बदलाव की जरूरत अभी नहीं पड़ी है। कोई भी बदलाव जो होता है सामाजिक आधार पर, सामाजिक प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, प्रशासनिक स्तर पर, न्यायपालिका में, यह बदलाव एक दिन में रातों रात नहीं होता है। इस बात को ध्यान से निकाल देना है। यह पूरी एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से मामला आगे बढ़ता है, तब जाके बदलाव होता है। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आईपीसी की जैसे मैंने चर्चा की 1860 की, उसके बाद मैंने सीआरपीसी की चर्चा की, अब एविडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। अब जरा सोच लीजिए, तो जो चीज ब्रिटिश संसद में पारित हो रहा है, जाहिर सी बात है, खुद भी लॉजिक लगा के समझना है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट यहां पर डेवलप करना है, वह किसके हितों को रक्षा करेगा, वह किसके कामकाज के तौर तरीकों पर बात करेगा। ब्रिटिश हुकूमत के ना, वो भारतीयकरण उसका नहीं हुआ। तो यही जो है, अब वही चीजें हम आजादी के बाद रखते चले आए। अब यहां पर कामकाज में वही चीजें लेत लतीफा हो रहा है, प्रक्रिया को चलाने के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसीलिए इसे कहा गया कि ये उपनिवेशवाद की विरासत है। देखिए, यहां पर बहुत क्लियर समझिए, जो चीजें उपनिवेशवाद की विरासत है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन सब चीजों को आप बदल दीजिए। ठीक है, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में फर्क होता है। पश्चिमीकरण का मतलब हुआ कि आप पश्चिम में जो भी चीजें चल रही है, आंख मूंद करके अंधानुकरण कर लीजिए, अपने जीवन में ले आइए। उन्होंने ऐसा हेयर स्टाइल बना लिया, तो आप भी बना लीजिए, तर्क कीजिए ही नहीं। तो ये हो गया पश्चिमीकरण। आधुनिकीकरण क्या हुआ, वहां की जो बातें हमारे यहां कमी लग रहा है, तार्किक आधार पर यदि आपको लग रहा है कि ये फिलॉसफी, ये कानून, यह व्यवस्था, यह टेक्नोलॉजी वहां से हमें अडॉप्ट कर लेने की जरूरत है, ताकि हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाए, हमारा जीवन स्तर बढ़िया हो जाए, हमारी इकोनॉमी बढ़िया हो जाए, तो उसका अनुकरण कर लीजिए। यह हो गया आधुनिकीकरण। तो आप समझ गए, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। तो यहां पर उपनिवेशवाद की सोच को जब भी आप डिबेट में लाएंगे ना, तो ऐसे चर्चा करना है। उपनिवेशवाद की विरासत इसे माना जाता है। तो आप प्रश्न करने वाला कहेगा कि बहुत सारी चीजें उपनिवेशवाद की विरासत है, क्या उसे खत्म कर दिया जाए? 200-250 वर्षों तक ब्रिटिश ने यहां हुकूमत किया, तो कैसे सभी चिन्हों को उनको मिटा सकते हैं? देखिए, सच बात है, लेकिन आपको मैंने बताया आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को लेकर के बहुत व्यवहारिक परेशानी थी। तो निश्चित तौर पर यह उपनिवेशवाद को कहीं न कहीं दिखाता है, व्यवहारिक रूप से हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए इसका बदलना आवश्यक हो गया था, आज के हालात के अनुकूल बनाया जाए। निश्चित तौर पर जो आज का कामकाज चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सुनवाई भी उसी तरीके से हो, साक्ष्य भी उसी तरीके से जुटाया जाए। अपराध के तौर तरीके में भी तो बदलाव आया है। कहां होता था पहले सेक्सटॉर्शन की चर्चा, अब देखिए आज के समय आ रहा है सेक्सटॉर्शन। क्या पहले कभी शब्द को आपने सुना सेक्सटॉर्शन? कि आपको कोई एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आएगा और फिर आप जैसे उसे ओपन करेंगे, तो हो सकता है कोई व्यक्ति उधर से हो आपत्तिजनक की स्थिति में, और आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, और फिर आपसे उसके ब्लैकमेल करके उसके बिहाफ पे आपसे पैसे की उगाही की जाए। इसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं। तो ये सब पहले कहां होता था, लेकिन समय के साथ तकनीक के सहारे ये अपराध हो रहा है, तो नए नए तौर तरीके बन गए अपराध के। इसीलिए आज के अनुकूल इन सब चीजों को भी बनाया जाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया को नहीं बनाएंगे, एविडेंस जुटाने के तौर तरीकों को आज के अनुकूल नहीं बनाएंगे, तो केस का लंबा ढेर तो आपके यहाँ पड़ा ही रहेगा, जो कि भारतीय अदालत में पड़ा हुआ ही है। तो यही सब मामला है। सरकार का लक्ष्य क्या है? न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं है। सरकार का ही नहीं, न्यायिक व्यवस्था का आधार ही यही होता है। न्यायिक व्यवस्था यही कहती है कि हम सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम न्याय सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। ठीक है, जस्टिस हमारे लिए मायने रखता है। तो यह सुनिश्चित किया जाएगा नए कानून के तहत। और कानून में दंड देने का विचार था, न्याय देना नहीं। अभी जो हमारा कानून है वह दंड के आधार पर है, न्याय के आधार पर नहीं है। इसी बात का इसमें ध्यान रखा गया है। नए कानून क्या है? भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगी, ऐसा सरकार का भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा कि भारतीयकरण किया जाएगा कानून का, हमारे हिसाब से क्या सही है उस हिसाब से हम चीजों को रखेंगे। तो निश्चित तौर पर से भारतीय नागरिकों के अधिकार की बात भी करता नजर आएगा। और कानून
व्यवस्था को मजबूत बनाना और कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण करना बहुत आवश्यक है। भारतीय कानून व्यवस्था इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े जज भी उलझ जाते हैं। ऐसे वकील जिनका 25-30 वर्ष तक बड़े बड़े अदालतों में सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करने का अनुभव रहा है, वह भी उलझते रहते होंगे। आप देखते होंगे वकील वगैरह के घरों में बहुत सारा बुक रहता है, तो ऐसे मत समझिए कि वो सजाने के लिए बेचारा रखा है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कानून इतना कॉम्प्लेक्स हमारा है कि समझ में आता ही नहीं है। इसलिए कई बार देखते होंगे कि एक बार क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का अगर मामला आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले में कुछ और कह दिया। ठीक है, जब आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, उन सब चीजों को, बेसिक स्ट्रक्चर को, तो वहां आपने पढ़ा होगा। शंकरी प्रसाद बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा, सज्जनवाद में कुछ और कहा, गोलकनाथ में कुछ और कह दिया, और केशवानंद भारती 1973 में तो कुछ और कह दिया। और ये सब बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के ही हुआ है। एक ही मामले पे सुप्रीम कोर्ट 4 अलग अलग केस में 4 अलग अलग बातें कह रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पर कानून जो है उसका सरलीकरण नहीं है, स्पष्टता नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वह। इसीलिए इन सब चीजों का सरलीकरण किया जाए ताकि स्थिति सामान्य हो सके और न्याय प्रक्रिया में देरी इन सब से चीजों होगा। अगर सरलीकरण नहीं रहेगा, उलझाव रहेगा, तो देरी तो होगा ही। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो आप देखें सनी देओल का चलता रहेगा वो फिर। और यही हो रहा है भारतीय न्याय प्रक्रिया में। ढेर सारे केस जो है आप देखेंगे, जिला सत्र न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस का भंडार लगा हुआ है भारतीय न्यायपालिका में, लेकिन मामला यहां पर और भी जटिल होता नजर आ रहा है। तो सरकार इन्हीं सब चीजों से कहीं न कहीं छुटकारा पाना चाह रही है। अब देखते हैं कि बदलाव क्या क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, हम समझ गए कि आप जो है 3 नए कानून लेकर के लोकसभा में आ गए कि चलो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को अब बदल डालेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों और बदलाव क्या क्या होगा यह बता दीजिए। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। देखिए, इसको उस चीज से जोड़ के देखिए। किस चीज से? यहां पर मैंने पहले चर्चा किया है क्यों किया जा रहा है बदलाव। बदलाव दोनों जगह है, कॉमन वर्ड है, ठीक है। क्यों, यहां हमने क्यों का जवाब दिया है। और अब क्या, तो क्यों से ही जुड़ रहा है क्या, ठीक है। जोड़ के पढ़ना है, फिर आपको याद रखने की झंझट ही नहीं रहेगी। चलो याद रह रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, नहीं, एक बार पन्ना पलटिए, रिवीजन होता चलेगा, ठीक है। 1 घंटा में पूरा पॉलिटी खत्म। और इसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जो प्रीलिम्स का टाइम आएगा या मेंस का समय आएगा तो आपका प्रिपरेशन जो है बढ़िया हो पाएगा, रिवीजन कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से चलिए। देखिए अब यहां पर है क्या क्या बदलाव होंगे। तो क्या होगा, केस के निपटारे की टाइमलाइन। अब इसको जोड़ के देखिए, अभी डिस्कशन में मैंने बताया कि बहुत देर होता है, तारीख पे तारीख होते रहता है, तो टाइमलाइन हुआ ना, फिक्स कर दिया आपने कि आपको इतने दिनों के अंदर सजा देनी है, इतने दिनों तक ट्रायल चलेगा, ये मामला होगा, सबूत इतने समय तक इकट्ठा कीजिए, तो ये सब, ताकि टाइमलाइन तय हो सके। अब टाइमलाइन तय हो सके, देखिए मैंने 2 बात आपसे कहा था, एक मैंने कहा था सजा और दूसरा शब्द मैंने कहा था न्याय। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये दोनों शब्द अपने आप में व्यापक अर्थ रखता है, और कानून की दुनिया में, पॉलिटी की दुनिया में ये दोनों शब्द का अलग मतलब है। यहां पर सजा देने का मतलब हुआ 20 साल बाद भी दीजिए ना, सजा तो दे ही दिए। न्याय, देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है। आपने ये फेमस डायलॉग पढ़ा है ना। तो भारतीय कानून में ऐसे लाखों केस हैं जो 30 साल से पुराने हैं। ऐसे 10 लाख केस हैं भारतीय न्यायपालिका में मौजूद जो कि 20 साल से पुराने हैं। तो बताइए, उस पर किसी ना किसी दिन तो पूरा जजमेंट आ जाएगा ना। तो वह क्या होगा, उस व्यक्ति के साथ न्याय होगा या सजा होगा? सजा होगा, न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर भी बात की जाएगी, टाइमलाइन फिक्स किया जाएगा ताकि व्यक्ति को न्याय मिल सके। राजद्रोह की मैंने चर्चा की थी, मैंने बताया भी था कि इस पर पूरा एक लेक्चर ले चुका हूं, ठीक है। राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A, अब देखिए आईपीसी ही चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये आईपीसी की धारा 124A के तहत है, तो भैया तुम्हारा आईपीसी ही गया। तो यहां पर है क्या, आईपीसी की धारा 124A को अब अपराध नहीं माना जाएगा। इस मुद्दे पर सिविल सोसाइटी को बहुत आपत्ति था। सिविल सोसाइटी का कहना था, बहुत सारे एनजीओ का, बहुत सारे बुद्धिजीवी का यह मानना था कि जो भी सरकार सत्ता में होती है, यह राजद्रोह का मुकदमा लगा करके अपने विरोधियों को जेल में डाल देती है। तो कहीं ना कहीं इस कानून का दुरुपयोग बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में सरकार को यह सलाह दिया था कि आप इसका उपयोग करने से बचिए, ठीक है। तो लंबे समय से मांग किया जा रहा था और अब यह कह दिया गया है कि अब यह अपराध
नहीं माना जाएगा। अच्छा, विधि आयोग जो है उसका 22वां विधि आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें यह क्या कहा गया था, मैंने 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट को पूरे अच्छे तरह से आपको बताया एक लेक्चर में। उसमें विधि आयोग से पूछा गया था कि आप क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी ये कहते हैं, कानून विशेषज्ञ ये कहते हैं कि राजद्रोह का मामला जो है इसका कम से कम आप इस्तेमाल कीजिए या इसे आप खत्म कर दीजिए, ये मतलब अंग्रेजों के जमाने का यह भी चीज है, औपनिवेशिक विरासत से मिला है, आप क्या कहते हैं, पूछा गया विधि आयोग से। तो 22वां विधि आयोग इस पे एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट लेकर के आई, बताया था मैंने आपको एक लेक्चर में। तो विधि आयोग ने कहा कि देखिए जनाब, भारत की जो आंतरिक स्थिति है ना, रक्षा सुरक्षा की जो स्थिति है, भारत का अभी जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में मैं आपको यह तो नहीं कहूंगा कि इस कानून को खत्म कर दीजिए आप राजद्रोह के मामले को, बल्कि मैं आपको यह कहूंगा कि इसका प्रयोग जो है बहुत ही आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, विवेक के आधार पर इसका प्रयोग करना पड़ेगा। आपको प्रयोग करते हुए यह नहीं देखना चाहिए कि हमारा विरोधी है या इसको किसी को दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको बताया कि उपयोग जो इसका किया जाए उसमें अधिक स्पष्टता ले आया जाए, इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसा विधि आयोग का कहना था कि इसमें कुछ संशोधन की बात भी की जाए। फिलहाल अभी तो है कि ये जो है इसे खत्म किया जा रहा है, अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ और प्रावधान इसमें जोड़े जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है क्या, तो नए कानून में सेक्शन 150 की बात की गई है। तो सेक्शन 150 के तहत अब एक नया अपराध जोड़ा जाएगा जो लगभग ऐसा रहेगा, बहुत चीजें बेसिक नहीं बदलता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपकी समझ बेहतर है पॉलिटी की तो आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए यहां पर क्या क्या, राजद्रोह शब्द क्या है, राज, तो राज अब राजा का नहीं बचा ना, लोकतंत्र तांत्रिक स्थिति है हमारी भारत, यानी कि देश के खिलाफ आप जो काम करें, यही मुद्दा है। देश के खिलाफ काम करने का क्या मुद्दा है कि भाई देश की आंतरिक व्यवस्था को, देश को बंटवारा करना चाहे, आप तोड़ना चाहे, साजिश करें, रक्षा सुरक्षा से कहीं समझौता करवा रहे हो देश का, तभी तो ये राजद्रोह का मामला बनेगा ना। अब चलिए नए सेक्शन 150 को जरा देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था रटने की जरूरत नहीं है, नए कानून सेक्शन 150 में कुछ नया अपराध जोड़ा गया है। क्या क्या है पढ़ लेते हैं। भारत से अलग होने, अलगाव के बाद की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर वाले करते रहते हैं, भारत से अलग होने, पृथकवादी भावना, यहां पर वही बातें हो गई, भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने की बात, ये सब अपराध माना जाएगा। हो तो गया यही बात, मोटा मोटी यही है चीजें। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, तो उम्र कैद या 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया जाएगा। उम्र कैद इसमें भी था और यहां पर सजा के वर्ष को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा इसको प्रक्रिया को आसान किया जाएगा और सजा को बढ़ाया गया है। तो यही मसला है, बाद बाकी वही सारी चीजें हैं, ध्यान रखना है। तो बेसिक चीजें कभी नहीं बदलती कानून में। कई अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। अब जेंडर न्यूट्रल कहने का मतलब क्या, और अपराध के मामले में इस पर कभी डिटेल से चर्चा करूंगा, क्योंकि इसको अभी जो है यह बिल लाया गया है वहां पर, तो देखना पड़ेगा, हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि क्या और निकल के आता है। संसदीय समिति के पास गया है, लॉ कमीशन देखेगी, फिर से वापस आएगा पार्लियामेंट में, तो बहुत चीजें इस पर आनी बाकी है, तब हम इस पर बहुत डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि अपने आप में ही यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और जेंडर न्यूट्रल भारतीय कानून की बात करें या दुनिया भर की कानून की बात करें, कई बार ऐसा कहा जाता है कि कानून जो है, जो व्यवस्था है, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और भी जो IGBTQ+ जो है उन सब के लिए, कहने का मतलब है जेंडर के आधार पर कानून कहीं ना कहीं, व्यवस्था कहीं ना कहीं, सिस्टम जो है भेदभाव करती है, ऐसा माना जाता है, विधि विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं। तो ऐसे क्यों ना हम व्यवस्था बना ले, ऐसा क्यों ना हम कानून बना ले जो कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर भेदभाव ना करे लोगों के समक्ष। तो यही बात हो गई जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए, भारतीय दंड संहिता जो है उसकी धारा 376 को अगर आप देखते हैं तो यौन उत्पीड़न का मामला आता है। अच्छा, पॉक्सो आपको ध्यान है, मैं कई बार बताया हूं, पॉक्सो में क्या हो रहा है, जेंडर न्यूट्रल किया गया है उसे, आप गौर से उसे समझिएगा। कोई भी जो है नाबालिग है, कोई भी नाबालिग, वो बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी, उसके साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो समान तरह की उसमें सजा की व्यवस्था की गई है। ऐसे बहुत सारे कानून है, 376 में देखेंगे तो उसमें भी है कि कोई महिला है, यदि कोई महिला अपने पति पर यह आरोप लगा देती है कि पुरुष पे आरोप लगा देती है कि इसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया हो, तो उसको तुरंत सजा हो जाती है। ठीक है, लेकिन पुरुषों को कहीं न कहीं यह जो धारा है यह उतना अधिकार नहीं देता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारी जो कानूनी व्यवस्था है ना, वो महिला को पीड़ित मान के चलता है।
ठीक है, कि ये वंचित समुदाय से है तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया है। लेकिन वहां पर पुरुषों के साथ समस्या आ जाता था, बहुत सारे कानून में महिलाओं के साथ, बहुत सारे कानून में बच्चियों के साथ, भैया बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ एक अपने आप में यह मुद्दा जो है नैतिक रूप से थोड़ा सेंसिटिव हो गया है, इसलिए मैं आज इस पर बात करने से थोड़ा बच रहा हूं। आप लोग को जहां भी ये मुद्दा मिले उसे पढ़िएगा, क्योंकि इथिक्स का पोर्शन ये बन सकता है और एसए का तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक ये बनता है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे हम। कुछ नए अपराध भी जोड़ दिए गए हैं, इसमें सिंडिकेट क्राइम की भी बात की गई है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी और चीजें आने दीजिए, फिर बातें अच्छे से हो पाएगी। और बम बनाने की प्रक्रिया को भी ना अब अपराध बना दिया गया है। यहां हत्या की परिभाषा में 5 या उससे अधिक लोगों द्वारा जाति या धर्म को आधार, यहां देखिए, जाति या धर्म के आधार पर 5 या उससे अधिक लोग, हत्या की परिभाषा उल्टा पढ़ लीजिए जरा, तो आधार ये है, इसके आधार पर यदि मॉब लिंचिंग करते हैं तो उसको भी हत्या की परिभाषा में डाल दिया जाएगा। अब समझ पाए मैंने क्या कहा? देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति को, कि अभी आप तो नहीं करेंगे, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, ठीक है, उसको जान से मार देता है, ठीक है, तो उसको, उस पर क्या अपराध चलता है? हत्या का अपराध चलता है ना, कि मर्डर किया इसने, उसी के तहत सजा होती ना, आईपीसी के उसी सेक्शन के तहत उस पर दर्ज किए जाते हैं मामले। मॉब लिंचिंग में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सरकार ने नए कानून को जोड़ते हुए कहा अपराध को, कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति जाति या धर्म के आधार पर 5 या अधिक लोगों द्वारा, मॉब लिंचिंग का मतलब भीड़ द्वारा हिंसा, भीड़ द्वारा पीट पीट करके मार देना, तो जाति या धर्म का आधार 5 या से अधिक लोग, आंकड़ा तय कर दिया, ठीक है, और यदि ऐसा करता है मॉब लिंचिंग तो वो हत्या के अंतर्गत माना जाएगा, कि आपने हत्या किया है, तो आप पर मामला अब हत्या का चलेगा। अब समझ गए क्या मामला है? पहली बार कम्युनिटी सर्विस को बतौर सजा में शामिल किया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। अब भी कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है, ऐसा होम मिनिस्टर कहे हैं, लेकिन कानून में प्रावधान इसके लिए नहीं है। अब इसको कानून में प्रावधान कर दिया गया। अब मान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, स्कूटी चलाते हुए आप गए और आप किन्हीं के साथ हैं पीछे बैठे हुए, हीरो बनना है तो आपने हेलमेट पहना ही नहीं, ठीक है, शाहरुख खान बनना था। अब ट्रैफिक वाले ने आपको रोक लिया, ट्रैफिक वाले रोकेंगे, बोलेंगे देखिए जी आपको फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, ये सब बहुत तरह की चीजें हो सकती है। इसके जगह पे मान लीजिए आप कहेंगे मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं तो इधर मुखर्जी नगर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, स्टाइल मारने के चक्कर में पकड़ा गया। अब क्या होगा? पुलिस वाले कह सकते हैं कि ठीक है बाबू, पैसा नहीं है, करना क्या है कि आपको जितने भी, मान लीजिए मुखर्जी नगर में पब्लिक टॉयलेट हो सकता है ना, तो आपको 5 दिन तक उन पब्लिक टॉयलेट में सफाई कर्मी का काम करना है, समझ लीजिए इस चीज को। या फिर कोई म्यूजियम है, उस म्यूजियम में आपको 1 सप्ते के लिए, 1 महीना के लिए वॉलंटियर के तौर पे काम करना है। ऐसा कुछ भी काम दे दिया जा सकता है आपको, इसे सजा के तौर पे देखा जाएगा, समझ गए? तो इसे कहा गया कम्युनिटी सर्विसेज। ये भी बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब ये आएगा पूरी तरह से कानून बन के ना, तब इस पर बात करने में और मजा आएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। कई अपराधों की सजा में भी बढ़ोतरी की गई है, जैसा कि मैंने राजद्रोह वाले मामले में भी बताया था। गैंग रेप के मामले में 10 वर्ष की सजा के प्रावधान को बढ़ाकर 20 वर्ष किया गया है। और यदि मैं कहूं व्यक्तिगत स्तर से, तो ये बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि यहां पर भारत में आप देखेंगे गैंग रेप की अचानक से वारदात जो है बढ़ने लग गए हैं, तो यहां पर यह जरूरी था। नए विधेयक में फॉरेंसिक के इस्तेमाल और मुकदमे की सुनवाई की टाइमलाइन भी तय की गई है। इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत थी कि यह मामला है, इसको 3 महीना में सुनवाई करके फैसला दीजिए, ठीक है, और फॉरेंसिक का इस्तेमाल कीजिए भैया, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, जांच पड़ताल थोड़ा ढंग से कीजिए, सही से समझिए कि अपराधी कौन था, तो इसको बातें की गई है। सेशन कोर्ट में किसी केस में जिरह पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर जजमेंट देना होगा। जज साहब जो है 6-6 महीना तक जजमेंट लिखते रहते हैं सच में, और 6 महीना बाद, 1 साल बाद जजमेंट आता है। तो अब क्या कहा कि नहीं, जिरह पूरी हो गया, यानी कि बहस पूरा हो चुका है, तो जज साहब ने कहा कि ठीक है 6 महीना बाद आएगा, आप इस पे हमारी जो है हम सुनाएंगे इस पे सजा। नहीं, यानी कि अब जिरह पूरा हो गया है, पक्ष विपक्ष दोनों का कंक्लूजन स्टेटमेंट भी आ गया है, वकीलों का सब बात पूरा हो गया है, बस सजा सुनाई देनी है। 30 दिन का समय आपको देते हैं, 30 दिन के अंदर अपना जजमेंट लिखाइए और सजा सुनाइए। ये बहुत अच्छी बात है। और सेशन कोर्ट
यहाँ समझिए, सेशन कोर्ट में सबसे ज्यादा केस का भीड़ है, तो यहाँ पर अगर इस तरह की बात हो जाए ना तो सही में बहुत अच्छा होगा भारतीय न्यायपालिका के लिए, और लोगों की जो न्याय की अवधारणा है वह बहुत मजबूत हो जाएगी। इस डेडलाइन को 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। जज साहब को बहुत दिक्कत है, तो नहीं भैया हम 30 दिन में नहीं कर पाएंगे, बहुत मामला है, बहुत कानूनी प्रक्रिया है, दाव पेच फंसा हुआ है, सभी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे भी काफी पढ़नी पड़ेगी, ये सब करना पड़ता है जज को, ठीक है। तो लीजिए 60 दिन और दे देते हैं, तो 30 दिन वैसे, और बहुत जघन्य स्थिति है ऐसा हो जाता है 60 दिन, तो 90 दिन, 3 महीने का समय मिल गया, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा, सजा सुनाइए, क्या मामला है। तो इससे क्या होगा कि केस का बोझ कम होगा। सर्च के दौरान वीडियोग्राफी का प्रावधान है, यह बहुत जरूरी है, तकनीक है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, इसको एविडेंस में आप डाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो अभी एविडेंस में शामिल ही नहीं किया जाता है, ठीक है, तो अब इसके लिए पुलिस की बड़ी सरदर्द हो जाती है, अदालत उसको एविडेंस मानती नहीं, तो ये सब चीजें फायदेमंद करेगा पुलिस के लिए भी। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज है तो 120 दिनों के अंदर केस चलाने की अनुमति देनी जरूरी हो जाएगी। इससे क्या होगा, गवर्नेंस अच्छा होगा। यहां पर गुड गवर्नेंस की बात की गई है। देखिए ऐसे ही टॉपिक को ना पढ़िए ढंग से, गुड गवर्नेंस की बात की गई, सुशासन, सिर्फ शासन नहीं, बेहतर शासन, तो यहां पर उसकी बात की गई है। और आतंकी घटनाओं में लिप्त अपराधी को बिना पैरोल, ध्यान दीजिए, बिना पैरोल आजीवन कारावास से लिप्त मृत्यु दंड, ध्यान देना है। किसमें, आतंकी घटना, आतंकी घटना पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, पैरोल तक की व्यवस्था की गई है। अच्छा पैरोल समझते हैं, पैरोल मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको सजा सुनाया गया, 10 साल का सजा सुना दिया गया, लेकिन उसी दौरान क्या होता है, 2 साल बाद या कुछ दिन बाद आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो कुछ दिनों के लिए आपको जेल से बाहर जाने दिया जाएगा, कुछ शर्तों के साथ। आप विदेश नहीं जा सकते, पासपोर्ट जमा होगा वगैरह वगैरह, आप कहीं पर पब्लिक भाषण नहीं दे सकते, अलग अलग चीजें जो कोर्ट मजिस्ट्रेट तय करके दे, यानी कि सजा का अवधि चल रहा है, उसके दरमियान आपको बाहर आने की इजाजत दी जाएगी। तो ये पैरोल वाला, ये राम रहीम वाला मुद्दा आप जानते हैं, तो राम रहीम जो है उनको कई बार पैरोल दिया गया है, ठीक है, आप देखते होंगे हरियाणा में। आसाराम भी मांग रहे थे पैरोल, कोर्ट ने कहा नहीं देंगे, तो वो नहीं पैरोल पे आ पाए, लेकिन ये मामला होता है पैरोल का। तो यहां पर पैरोल नहीं दिया जाएगा आतंकवादियों को। अब आतंकी घटनाओं पर जोर क्यों, भारत आतंक पीड़ित देश है बहुत ज्यादा, बगल में है ना हमारा पड़ोसी सदाबहार, तो उसकी वजह से ये होते रहता है, इसके लिए इस पर जोर दिया गया है। कारावास से लेकर के मृत्यु दंड, ठीक है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और फांसी की सजा भी हो सकती है, तो ये मामला यहाँ कहा गया है। प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, विधायिका के कार्यभार में वृद्धि हो जाएगी। अब इतना सारा नया चीजें आने वाला है, मैंने पहले कहा था, अभी पूरा माथापच्ची होने वाला है संसदीय समिति में, ठीक है, उसके बाद लॉ कमीशन में जाना पड़ा है, फिर आएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा गहन चर्चा होने वाली है, बहुत कुछ सुधार होने वाला है, फिर ये मामला आकर के स्पष्ट होगा। तो यहां पर विधायिका के कार्यभार में वृद्धि होगी। अच्छा विधायिका के कार्यभार में वृद्धि होगी तो इससे समस्या क्या, भाई आपका तो काम ही है कानून बनाना, बनाइए, बहुत जरूरी मुद्दे हैं देश में, ठीक है, तो एक ही मुद्दे में आपका पूरा एनर्जी चला जाए, संसाधन चला जाए, तो बाकी चीजों का क्या होगा। यह भी तो है, लोकसभा का और ये जो राज्यसभा होता है, सेशन ही कितने दिन का होता है, और सेशन कितने दिन का हो, कामकाज कितने दिन का हो पाता है, यह भी तो देखिए रिपोर्ट जाकर के, आपको आधिकारिक वेबसाइट पे मिल जाएगा पार्लियामेंट के, ठीक है। अधिकारियों तथा जजों को नए कानून का प्रशिक्षण देना होगा। निश्चित तौर पर मैंने आईपीसी, सीआरपीसी और ये एविडेंस एक्ट लंबे समय से, अभी तो जितने पैदा लिए हैं, जितने भी अधिकारी, जितने भी जज हैं, कोई भी इसी सर के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब बदल जाएगा, तो सबको फिर से प्रशिक्षण दीजिए। और समय में कमी, निश्चित तौर पर अभी तो समय में कमी होगा। एक तो चीज ये है कि जैसा मैं कहा कि न्याय मिलने की अवधारणा बढ़ जाएगी, सकारात्मक है। दूसरा जो जजमेंट है जल्दी आएगा, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। पारदर्शिता में वृद्धि तो हो जाएगी, यह तो माना जा रहा है, भारतीयकरण होगा, तौर तरीके बदलेंगे, एविडेंस एक्ट में बदलाव आएगा, पुलिस प्रशासन के लिए जांच करना आसान होगा, और समय सीमा डेडलाइन तय किया गया है, तो पारदर्शिता में वृद्धि होती तो दिख रही है। पहले से चल रहे मुकदमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आज ये मान लेते हैं अगस्त, ये सितंबर 20 को, चलिए सितंबर 20 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं ये 30 दिसंबर को ये कानून का शक लेता है, हम मान के चल रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं, 30 दिसंबर को ये कानून का शक लेता है, तो 30 दिसंबर से पहले जो व्यक्ति कोई घटना कर चुका है उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। 30 दिसंबर को कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर देंगी, भारतीय गजट में पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद की कोई भी घटना होती है तो ये जो कानून 3 आए हैं उसी के आधार पर मामले दर्ज किए जाएंगे, उसी के आधार पर मुकदमा चलेगा, उसी के आधार पर साक्ष्य जुटाए जाएंगे, उसी के आधार पर सजा होगा। ठीक है, ये समझ गए सारा मसला।
अब जब इतना सब कुछ समझ ही गए हैं, आप समझदार हो गए, तो क्यों ना एक प्रश्न का समाधान करके देखें। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं कि सबसे पहले हमें देखना है सही है, सही नहीं है, ये सब चीजें देखनी है। यहाँ पूछा गया है सही है, देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। सही या गलत देखिए। इसका मसौदा थॉमस मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। कौन सा कृत अपराध है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, यह भारतीय दंड संहिता के तहत तय होता है। ये 3 मामले दिए गए हैं, तीनों में देखना है कि कौन गलत है कौन सही है। उसके आधार पर जो भी सही लगे, 4 विकल्प उसके लिए दिया गया है, जो भी विकल्प सबसे उपयुक्त लगता हो आपको कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आप वैसे भी बहुत अच्छा जवाब कमेंट बॉक्स में दे ही रहे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का भी सही जवाब आप दे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि मुद्दा बड़ा जटिल था और इसको समझाना भी और इसे समझना भी थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो घबराना नहीं है, हम देखते हैं। कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखिए, आप मेरी आलोचना भी कर सकते हैं, आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में इतनी ही बात रखते हैं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।